नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। खबरदार की शुरुआत हम यूपी चुनाव से जुड़ी खबरों से करेंगे। यूपी में एक बार फिर हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को आंच दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कैराना से प्रचार का बिगुल फूंका और कैराना आकर उन्होंने वही मुद्दा उठाया जिसकी वजह से वर्ष 2014 और 2017 चुनावों में कैराना देश की निगाहों में चढ़ गया था। पश्चिमी यूपी के कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर 2014 से ही काफी शोर शराबा रहा। आरोप था बहुसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़न के चलते हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बीजेपी ने चुनावों के दौरान पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को जमकर भुनाया और विरोधियों के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दी गई है। पलायन के आजमाए हुए फॉर्मूले को लोगों के जहन में जगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना पहुंचे। कैराना में अमित शाह ने आज डोर टू डोर कैंपेन किया, जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। कुछ लोग अपने गृह मंत्री से बीजेपी का प्रचार पर्चा लेने आए थे, तो कुछ उन्हें पास से देखने। लेकिन इस भीड़ में चुनाव आयोग का 5 आदमी वाला नियम टूट गया। कैराना के मुख्य बाजार से गुजरते हुए अमित शाह ने लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर बीजेपी को वोट करने की अपील की। कुछ घरों के दरवाजों पर खड़े होकर लोगों से बात भी की। कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कैराना है जहाँ पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट। डोर टू डोर कैंपेन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जो 2017 से पहले पलायन करके यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब लौट आए हैं। 2014 के दौर की वो तस्वीरें यहाँ के लोगों के जहन में ताजा हैं, जब घरों की दीवारों पर बिकाऊ लिखा रहता था। ये वो घर थे जिसमें रहने वालों से रंगदारी मांगी जाती थी, परेशान किया जाता था और उन्हें प्रशासनिक मदद नहीं मिलती थी। हम सबसे पहले यहाँ से रातों रात हम वृंदावन गए, वहाँ पे हम रहे। इवन हमने फोन तक स्विच ऑफ किए हुए थे अपने, क्योंकि हमारी हर एक हरकत पे उन लोगों की नजर थी कि ये बंदे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली आए, उसके बाद हम पानीपत रहे। 2014 में हमसे बदमाशों के द्वारा पैसों की मांग की गई, हमें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते हमें अपना चलता हुआ व्यापार छोड़ के रातों रात यहाँ से जाना पड़ा। आज कैराना के लोग नॉस्टैल्जिक भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है साल 2014 और 2017 में उठा पलायन का मुद्दा। ये मुद्दा यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। अब साल 2022 के चुनाव में भी ये मुद्दा बड़ा बनने की तैयारी में है। भाई हम लोग मजबूरी में पलायन कर गए क्योंकि हमसे रंगदारी मांगी जाती थी। उससे पहले वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं थी प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की, ना कोई साधन था पढ़ाई लिखाई का बच्चों की, ना कोई डॉक्टरी फैसिलिटी थी और हर तरीके से परेशान थे सब लोग। हमने इन लोगों को बुला करके जा करके रिक्वेस्ट किया कि अब यहाँ माहौल बहुत अच्छा है और आप आइए, अपना प्रतिष्ठान संभालिए, सब कुछ ठीक रहेगा, हम सब लोग आपके साथ। पलायन के मुद्दे से 2014 चुनाव में मुस्लिम बहुल कैराना में जाति और धर्म के सारे समीकरण फेल हो गए थे। बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की थी। 2017 में इस सीट पर इस मुद्दे ने खास रोल नहीं निभाया था, लेकिन पश्चिमी यूपी में आने वाली अन्य सीटों पर इसका लाभ हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में जब शाह आए थे, तब भी इस मुद्दे की आंच बढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खोल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। इसी वजह से इस 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सारा फोकस पलायन के मुद्दे पर ही है। इसीलिए कैराना से अमित शाह ने यूपी चुनाव का प्रचार शुरू किया है। अगर ये फॉर्मूला इस बार भी काम किया तो इस पूरे क्षेत्र में आने वाली 136 सीटों पर असर होगा। वैसे 2014 में कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा बीजेपी सांसद हुकुमदेव सिंह ने उठाया था।
अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में पलायन का मुद्दा उठाकर कैराना से हुकुमदेव सिंह की बेटी मृगांका सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। समाजवादी आरएलडी गठबंधन के विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा नाहिद हसन की बहन इकरा ने इसी सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। बीजेपी के उम्मीदवार से टक्कर लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को मैदान में उतारा, लेकिन नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उम्मीदवार घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नाहिद पर हुई कार्रवाई के बाद यूपी की राजनीति इस सीट को लेकर गर्म हो गई। योगी आदित्यनाथ ने इसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी का चरित्र बताया तो अखिलेश भड़क गए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट दें। कैराना सीट से नाहिद हसन की बहन इकरा भी चुनावी मैदान में है। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नाहिद को बिठाकर इकरा के समर्थन में आ सकती है। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये भाजपा का दावा है और सिर्फ उन्हीं का ही दावा है, ना तो ग्राउंड पे पलायन है, ना हमारे लिए पलायन कोई मुद्दा है, ना कैराना की जनता के लिए। तो ये सिर्फ एक बेबुनियाद इनका प्रोपेगेंडा है जिसको इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया था और तब भी कामयाब नहीं रहे थे और उसी को भुनाने के लिए अमित शाह जी दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं और इससे बीजेपी की बौखलाहट जाहिर होती है कि उन्हें अपने गृह मंत्री को डोर टू डोर यहाँ कैंपेन कराना पड़ रहा है उस सीट पे जहाँ के कैंडिडेट को ही इन्होंने चुनाव से दूर कर दिया है। तो इन्हें साफ दिख रही है अपनी हार, इसीलिए ये सब। देखा जाए तो 2014 में हुकुमदेव सिंह की जीत के बाद 2017 विधानसभा चुनाव में मृगांका सिंह नाहिद हसन से हार गई थी। इसके बाद 2018 में लोकसभा उपचुनाव में भी मृगांका सिंह नाहिद की मां तबस्सुम से हार गई थी। दोनों ही चुनाव में मृगांका ने बीजेपी के लिए सीट गंवाई, लेकिन इस क्षेत्र में बीजेपी ने बढ़त बना ली। पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने वाली समाजवादी पार्टी 2017 चुनाव में करीब 21.5% वोट के साथ महज 21 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 42.54% वोट के साथ पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की। मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है, चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। बीजेपी पलायन के मुद्दे को चुनावी हांडी में दोबारा गर्म कर रही है, क्योंकि इस दिशा में योगी सरकार ने काफी काम भी किया है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटे हैं, इसी वजह से इस मुद्दे को दोहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल में गृह मंत्री आज कैराना आके उन परिवार वालों से मिले जो हिंदू एक्सोडस के तहत 2014 में कैराना से पलायन कर चुके थे और योगी सरकार के आने के बाद वो वापस आए। उन सारे परिवार से आज अमित शाह जी यहाँ कैराना में मिले हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है नाहिद हसन, उनकी बहन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी एक नॉमिनेशन भरी है। तो फैसला कैराना में क्या होगा वो तो मार्च में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल भाजपा ने फिर से हिंदू एक्सोडस का मुद्दा छेड़ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन चंदोक के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदी लगाई है, केवल डिजिटल प्रचार की अनुमति मिली है। बीजेपी इन्हीं पाबंदियों को देखते हुए अपने प्रचार का तरीका
वर्चुअल करती दिख रही है। लेकिन बीजेपी की वर्चुअल रैली समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली जैसी नहीं है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। बीजेपी ने आज एक साथ यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों पर 403 प्रचार वैन रवाना किए। चुनावों में डिजिटल रैली की अनुमति है और बीजेपी इसमें बाकी पार्टियों से आगे है। भीड़ भरी रैली नहीं होनी है तो ना सही, बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। उसने शुरू किया है जितने सीट उतने रथ वाला अभियान। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये सारी एलईडी वैन्स यहाँ से अब एक एक करके रवाना की जा रही हैं। तस्वीरों समझाऊं मैं अगर आपको, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, नारे पढ़िए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, इस तरह के स्लोगन्स इन वैन्स में दिए गए हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री की तस्वीर, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जेपी नड्डा की तस्वीर, स्वतंत्र देव सिंह की और डिप्टी सीएम की तस्वीर। इधर अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से बस को रवाना किया जा रहा है। ये सारी बसेस हैं, ये एलईडी वैन्स हैं, ये जो स्क्रीन हैं, इन एड्स के जरिए समझाया जा रहा है कि किस तरह से पूरा प्रमोशन होगा। ये सारी वैन यहाँ से रवाना हो रही हैं, एक नहीं कई वैन से। आइए हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी वो वैन्स हैं, ये एलईडी स्क्रीन हैं जिनमें वो ऐड चल रहे हैं, जिनमें यूपी सरकार के काम को दिखाया गया है। देख सकते हैं सारी वैन अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना करी है, एक के बाद एक वैन आप देखेंगे लाइन से। ये वही एलईडी स्क्रीन है, कमल का बटन दबाए भाजपा को जितना, ये सारे स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप पीछे अगर देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के स्लोगन दिखे हैं, गुंडा राज, भ्रष्टाचार पर किया प्रहार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। तो वर्चुअल मीडियम है, 403 विधानसभा सीट्स में, 403 विधानसभा सीट्स में बसेस जानी है। आप अंदाजा लगाइए वैन्स कितना इम्पैक्ट डालने वाली। चुनाव आयोग ने वर्चुअल माध्यम बताया है, रैलियों पर रोक लगा दी है। इन एलईडी वैन्स के जरिए अनाउंसमेंट्स करे जाएंगे, प्रधानमंत्री के संबोधनों को दिखाया जाएगा। लोगों तक पार्टी के काम पहुंचाने के लिए यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर एलईडी वाली गाड़ियां भेजी गई हैं। इन गाड़ियों में लगी एलईडी पर बीजेपी की प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। जनता पार्टी आज से पूरे उत्तर प्रदेश में की सभी 403 विधानसभाओं में अपने चुनाव प्रचार रथ वाहनों का आज से यहां से शुभारंभ कर रही है, रवाना कर रही है, जो कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में गांव-गांव, मोहल्लों में जाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों तक की हमारी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को, हमारी स्कीमों को पहुंचाएंगे। एलईडी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, एलईडी स्क्रीन पे क्या क्या चलेगा? भाषण चलेगा, एड्स चलेंगे, क्या होगा बताइए जरा। हमारे जो चुनाव आयोग से अनुमति के बाद में जो हमारा गीत कल लॉन्च किया गया था, हमारे वो गीत इस पे चलने वाला है, हमारी सरकार की योजनाएं हैं। जब इन गाड़ियों को रवाना किया गया तो एक खास कार्यक्रम हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, ये 403 विधानसभाओं में ये बन जाएगी अपनी रथ, और सभी विधानसभाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों को वितरण हुआ है और जान जहान दोनों बचाने का जो काम हुआ है, एक गरीब तक हम पहुंचेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे और समर्थन प्राप्त करेंगे। इन नेताओं ने बीजेपी सरकार के कामकाज का प्रचार करने वाली इन वैन्स को हरी झंडी तो दिखाई, लेकिन उनके मन में चुनावों में जीत हासिल का एक ही फॉर्मूला चल रहा था। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। इसीलिए मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार।
आज अमित शाह भी कैराना में थे तो उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जब एक ही मुद्दे को हवा दे रहे हैं तो मतलब ये है कि अब पूरे यूपी में इसी मुद्दे को लेकर जोर आजमाइश होगी। बीजेपी को इस मुद्दे के सहारे जीत का भरोसा है। 3 डिजिट पार करने वाले नहीं हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आगे इनका किसी से मुकाबला नहीं है। पुनरावृत्ति होगी, 50% से ऊपर मत जो प्राप्त होंगे वो बीजेपी को प्राप्त होंगे और 300 का रिकॉर्ड पिछला टूटेगा बीजेपी का, ये मैं कह सकता हूं। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर भी गए। यहां इंडोर कॉम्प्लेक्स में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए। फर्क साफ है, 5 साल हमारी सरकार को भी हुए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार आता था दंगा शुरू हो जाता था, विकास कार्य ठप। उनकी सरकार में कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे और हमारी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करे, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त न हो, भ्रष्टाचारियों पर प्रभावी अंकुश हो, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा हो। बीजेपी ने यूपी में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार के मैदान में हैं। कल जेपी नड्डा आगरा के तेजेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे तो आज वो बिजनौर और गजरौला में गरजे। यूपी में जीत बीजेपी के लिए काफी अहम है। जिस तरह से 2017 में मिली जीत ने 2019 का रास्ता साफ किया था, इसी तरह 2022 का परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव का मूड बताएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए रैलियों और रोड शो को लेकर पाबंदियां 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गईं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज ये फैसला लिया। इससे पहले 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने कोविड के खतरे को देखते हुए खास नियम बनाए थे, जिसमें रैलियां, रोड शो, पदयात्रा, इन सब पर बैन था। इन पाबंदियों को समीक्षा के बाद दूसरी बार फिर से बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार कुछ छूट भी दी गई है, जैसे रैलियों, रोड शो, पदयात्रा पर तो पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन पहले और दूसरे चरण के चुनावों वाले इलाकों में 1 फरवरी से छोटी जनसभा की छूट है। खुले मैदानों में होने वाली छोटी जनसभाओं में मैदान की कुल क्षमता से 50% या अधिकतम 500 लोगों को अनुमति रहेगी। डोर टू डोर कैंपेन में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। पहले यह अनुमति 5 लोगों को ही थी। वीडियो वैन वाले डिजिटल प्रचार के लिए वैन को खुले स्थानों पर खड़ी करने की इजाजत दी गई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पंजाब पॉलिटिक्स की, जहां चुनाव के मौसम में छापेमारी का दौर चल रहा है। एक छापेमारी जो अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे के आवास पर की, और दूसरी छापेमारी वो जो विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मुख्यमंत्री चन्नी पर कर रहा है। आज शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री चन्नी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार करने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें सबूतों के साथ हनी, चन्नी और मनी के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश हुई। चन्नी, हनी ते मनी इस काम नूं कांग्रेस पार्टी सरपरस्ती दे रही है और मैं कह सकदा कि कांग्रेस दा C is for Congress, C is for चन्नी and C is for corruption। शिरोमणि अकाली दल के नेता और ड्रग तस्करी केस में आरोपी विक्रम मजीठिया ने हनी, चन्नी और मनी वाली तुकबंदी के जरिए मुख्यमंत्री चन्नी पर जो आरोप लगाए, उसके कथित प्रूफ भी दिखाए। आप पहला बंदा कौन है जी? आ तो हो गया चन्नी, आ हो गया हनी। आ फोटो वेखो, सरकारी प्रोग्राम है, पिछे लिखिया भी होया गणतंत्र दिवस। ये बंदे दी किन्नी चलदी सी और इस बंदे दा मैसेज जांदा सी, मतलब कि एदी मैसेजिंग सी। चन्नी मतलब हनी, हनी मतलब मनी।
ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पंजाब के मुख्यमंत्री है चन्नी और मनी मतलब पैसा, लेकिन ये हनी कौन है? दरअसल हनी का पूरा नाम है भूपिंदर सिंह हनी, जो मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे हैं, जिनके आवास पर ईडी ने रेत खनन मामले में रेड डाली थी, जिसमें 10 करोड़ कैश, 21 लाख के गहने और कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज बरामद हुए थे। शिरोमणि अकाली दल ने इसी मामले को उछालते हुए मुख्यमंत्री चन्नी पर सीधे सीधे अवैध माइनिंग का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਐਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अवैध रेत खनन मामले में भांजे हनी के घर पर छापेमारी ने मामा चन्नी को मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ अकाली दल तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री चन्नी पर भ्रष्टाचार के भाले चला रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल हैं। चुनाव के एन पहले भांजे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद विपक्ष के आरोपों से हुई सियासी हानि की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी इस कदर तिलमिलाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करने की ठान चुके हैं। पैसे किसे तो मिले, रेडा किसे दे होइयां, मेरी फोटो दे नाल ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ दावा करना। विपक्ष भले ही चन्नी पर हमलावर हो, लेकिन कांग्रेस आलाकमान चन्नी की ढाल बना हुआ है। चन्नी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चन्नी के सामने एक और मजबूत विपक्षी खड़ा है, नवजोत सिंह सिद्धू। लोग कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू बनेंगे चुनाव के बाद, या चन्नी रहेंगे, या कोई तीसरा आएगा। तो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन तो दूर होना चाहिए, आपको लगता है? और आपको लगता है कि अगर कर दें तो बेहतर होगा, फायदा होगा कांग्रेस को? कंफ्यूजन हो सकता है 2 हफ्ते पहले दूर हो जाए, जिस तरह पिछली बार हुई थी। हो सकता है ना दूर हो सकता है कंफ्यूजन का फायदा हो। कहते हैं द कप इज हाफ एम्प्टी, कई कहते हैं हाफ फुल। देखने का नजरिया है भाई, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। छोड़ो ना यार हाई कांग्रेस ने चुनावी साल में अमरिंदर को हटाकर दलित सिख चेहरे चन्नी पर दांव चला। तब सबको लगा था कि चन्नी ही चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, लेकिन चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी से चन्नी की सियासत का माहौल बिगड़ता दिख रहा है। विपक्ष के तेवर और मुख्यमंत्री चन्नी की झल्लाहट में इसका असर साफ नजर आता है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो रेत खनन केस को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी की मुश्किलों का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। चन्नी पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रेत खनन में शामिल होने का आरोप लगाया। अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से गठबंधन के बाद आज तक को पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों और आरोपों के बेबाक जवाब दिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के रथ पर सवार हैं और पंजाब चुनाव में ईडी, भ्रष्टाचार, बेअदबी, तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह किन मुद्दों को चुनाव में लेके जाएंगे? क्या अपने 4.5 साल का जो कार्यकाल है उससे वोट मांगेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आज तक में आपका स्वागत है। कैप्टन साहब, ईडी की आज छापेमारी हुई है कुछ दिन पहले, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चन्नी साहब, उनके परिवार के लोगों के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, करोड़ों रुपए उनके रिश्तेदारों के। पहली बात तो आपने पूछा था क्या मुद्दे लेके जाएंगे। मुद्दे लेके जाएंगे हम जो हम समझते हैं कि पंजाब की बेहतरी के लिए, फ्यूचर के लिए हम करना चाहते हैं। एक साइड निकल गया, एक टर्म निकल गई, अब नथिंग, कुछ भी नहीं ऐसे रहता स्टैटिक तौर पे।
सब कुछ मूव करता है आगे को। और हमारी अभी एक मैनिफेस्टो, एक जॉइंट कॉमन प्रोग्राम बन रहा है बीजेपी का, हमारा और ढींसा साहब का, और वो बताएंगे पंजाब को कि हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है। ये तो है। जहाँ तक ये ईडी का मसला है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो मेरे पहले साल में मैंने देखा था कि यहाँ तो मैं फ्लाई कर रहा था सतलज के ऊपर से, और वहाँ खुदाई चल रही थी रेता की, और मैंने इंक्वायरी भी करवाई थी उसमें। अब ये जो रेता का मसला है, ये मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी पूछा एक दिन कि मैंने सुना कि बहुत यहाँ रेता का चल रहा है काम, तो मैंने कहा हाँ जी चल रहा है, तो what action are you taking against it? I said, what action do you want me to take? Because this will start from the top. ऊपर से शुरू होएगा, नीचे तक जाएगा। आप बता दो मुझे, जिसको एक्शन लेना मैं एक्शन ले लेता हूँ। ऐसी बातें हो रही हैं, तो वी नो दिस वाज गोइंग ऑन। एक माफिया है, माफिया इज वन इज जो लेट्स से ओरिजिनल माफिया चलता रहा है कितने सालों से तो चलता है। कौन इन्वॉल्व है? आपकी पार्टी, आपकी सरकार के मंत्री भी उस वक्त जब उसमें है, मंत्री हैं। कौन? मुझे उन्होंने बोला कि आप बताओ कौन हुआ द पीपल इन्वॉल्व्ड। आई सेड यू से टेक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी कैप्टन साहब? आप ये मैंने कहा, उसी दिन मैंने कहा एक बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि मेरी एक गलती मैं समझता हूँ अपनी, कि मैंने अपने किसी ये जो रेता का मसला है इस पे मुझे कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये मैं गलती अपना मान सकता। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल हो, सुखबीर बादल हो, तमाम लोग चन्नी को कह रहे हैं कि वो माफिया बहुत बड़ा, खनन माफिया वही है। कैसे हो सकता है? करोड़ों रुपए जो परिवार में मिल रहे हैं वो उन्हीं के पैसे हैं। आप उसको पूछो चन्नी को कि कोई वो किसी रेते के उसमें हिस्से में उसका हिस्सा है या नहीं, पूछो इसको। फॉरगेट अबाउट इसका भांजा या भतीजा या जो भी पकड़ा हुआ है 10 करोड़ या 15 वो तो कह रहे हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो आम आदमी हूं। मैं जानता हूं, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई हैव रीन फॉर 4.5 years। मुझे नहीं मालूम कि कौन कर रहा है यहाँ गड़बड़। ऐसे झूठ बोल रहे हैं सारे। तो कौन है जो नाम आ रहे हैं? क्या आपको लगता है वो उनके? मैं कहता हूँ चन्नी भी उसी में है। लगाओ चन्नी को, पूछो, और वो देखते हैं कि सही बोलता है या नहीं सही बोलता। ये भी इसमें बहुत लोग हैं, बहुत ग्रुप्स हैं। कैप्टन साहब, आप बीजेपी से गठबंधन के बाद ये पहला इंटरव्यू है आपका। आप जिस बीजेपी को गालियां दिया करते थे, टारगेट किया करते थे, उसी के रथ पे सवार होकर आप पंजाब के चुनाव में अब उतरे हैं। और फिरोजपुर की जो रैली हुई थी कैप्टन साहब, उसमें आप भी निशाने पे थे कि 70,000 कुर्सियां, विपक्ष जो कह रहा है कि 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 700 लोग आए, कैप्टन साहब भीड़ नहीं जुटा पाए, इसीलिए तमाम चीजें घटनाएं हुई और सिक्योरिटी का मामला आया। ये विपक्ष और खुद चन्नी और सिद्धू तमाम लोग इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कैप्टन साहब मैनेज नहीं कर पाए, वहां पे भीड़ को ला नहीं पाए। अरे भाई, मेरे कहाँ प्रोग्राम था? मैं तो गेस्ट था वहाँ। ये प्रोग्राम तो था बीजेपी का। मुझे तो मेहमान बना के उन्होंने बुलाया था और मैं मेहमान बन के वहाँ बना था। मैं तो रात को बठिंडा रहा, अगले दिन मैं सुबह 12 बजे वहाँ पहुंचा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात नहीं थी। मतलब जो आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को गालियां निकालता था, मैं कभी भी गाली निकालता। जो आज मेरे खिलाफ बात चल रही है कांग्रेस पार्टी में और मुझे एक साइड में किया गया है, इसी कारण तो किया है कि मैं बीजेपी को के साथ ठीक बात करता। हाँ, यही सिद्धू कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के आदमी नहीं, सरकार चला रहे थे आप। बीजेपी के आदमी नहीं था, वो तो 13 साल बीजेपी का आदमी रहा है। मैं तो सिर्फ मेरी ड्यूटी है एज चीफ मिनिस्टर टू डील विद द प्राइम मिनिस्टर एंड टू डील विद द होम मिनिस्टर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का काम है फाइनेंस मिनिस्टर का डील करना, हमारा फूड मिनिस्टर का काम है फूड मिनिस्टर से डील करना। नहीं पंजाब का चलेगा कैसे? स्टेट्स कैसे चलेंगे हमारी? आरोप तो ये लग रहा है कि आप इनके इशारों पर, चाहे बीजेपी हो या ईडी, उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे थे और आज नतीजे उसके दिखाई दे रहे हैं ईडी के। ये तो जो मैंने एक बार कही थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को, उनको याद होगा, उन्होंने मुझे भेजा था कि आप जाके देखो कि ये जो सिद्धू है आदमी, ये हमारी पार्टी में सूट करेगा या नहीं करेगा। तो मेरी सिद्धू के साथ लंच हुआ और लंच के बाद, लंच में मैं बैठा था तो उन्होंने निकाल कर शिवलिंग ऊपर रख लिया मेज पे। तो मैंने क्या, व्हाट इज दिस? कहते कि ये मैं कहीं बात नहीं करता विदाउट शिवलिंग। मैं कहा ठीक है, आपका होगा ठीक। उसके बाद बात करते करते मुझे कहता कि
मैं तो 6 घंटे एक दिन में मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ उसको, मेडिटेट। उस 6 घंटे में से 1 घंटा मैं भगवान से बात करता हूँ सुबह और एक घंटा शाम को। अच्छा, मैंने कहा कैसे बात करते हो? जैसे आप मैं कर रहे हो, मैं पूछता हूँ कि क्या हाल है पंजाब का, कैसे देश चलेगा, क्या फलाना ढिमका है। तो मैंने क्या कहते हैं रब, फिर जैसे आप बात करते हैं मुझे जवाब देते हैं, भगवान देते हैं। तो मैंने शाम को जाके जब अगली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, मैंने कहा देखिए जी, ये टोटली अनस्टेबल आदमी है, इसको लेने से तो अब मरोगे, इसको बाहर ही छोड़ो। द मैन इज अनस्टेबल, टोटली अनस्टेबल। इसको ये नहीं मालूम कि मैं कहना क्या है, कहाँ कहना है, क्या कुछ कहना है। ही इज जस्ट नॉट स्टेबल। अगर उसको और हैरानी मुझे इसको, ऐसे आदमी को या ये मीटू वाले को लेकर उनको तो रख लिया, और जो 50 इयर्स कांग्रेस के साथ रहा है उसको पास साइड में कर दिया। जो मैं हूं, मुझे मालूम नहीं, मुझे परवाह नहीं, मुझे मालूम है कि अपना रास्ता कैसे बनाना है अपनी जिंदगी में। कैप्टन साहब, अगर ऐसे हालात बनेंगे पंजाब चुनाव के बाद कि आपको समर्थन देना पड़े आम आदमी पार्टी को या पंजाब को, तो किसको प्रेफर करेंगे समर्थन देना? मैं किसी को नहीं करूंगा, मैं करूंगा वी हैव अलाइनमेंट हमारी है बीजेपी और मिस्टर ढींसा और हम तीनों बनाए। नहीं, पर आपकी उतनी सीटें नहीं आई, तो अगर इन दोनों की इतनी सीटें आएंगी, किसी को जरूरत पड़ी आपकी? वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगी, कौन कहता नहीं आएंगी? आप सरकार बनाएंगे? 100% आएंगी। मुझे कितने साल हो गए पंजाब में? मुझे 52 इयर्स हो गए पंजाब में। मैं भी नहीं समझ सकता कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आ रही है या नहीं, तो कौन समझेगा? मिस्टर सिद्धू समझेगा। नहीं तो सर्वे में तो आप कहीं है ही नहीं, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे, दूसरे। अरे भाई, सर्वे जो आपकी आ रही है, अभी तक तो हमारे काम नहीं भी किया। ये पहली इंटरव्यू है मेरी, पहली। नहीं तो सीएम का चेहरा कौन है आपका अगर आपकी सरकार बनती है गठबंधन? वो तो दैट इज बिटवीन द बीजेपी एंड मिस्टर ढींसा, हमारी पार्टी ने फैसला करना है उसका, वो दूसरी बात है। नहीं, बाकियों ने तो सीएम के उम्मीदवार तय कर दिए, चाहे भगवंत मान हो चाहे सुखवीर। भगवंत मान को कल किया है और दैट्स ऑल राइट। ये आप हो सकते हैं सीएम का चेहरा? आई एम नॉट, देखिए मैं इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना। दिस इज अप टू द बीजेपी एंड द मिस्टर ढींसा एंड हम जो 3 पार्टीज हैं जो एक साथ हैं, वो फैसला करेंगे कि कौन अपनी पार्टी को के आगे लगेगा। कैप्टन साहब, चन्नी और सिद्धू, इन दोनों में से कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है अगर कांग्रेस? दोनों रद्दी हैं, दोनों निकम्मे हैं, दोनों बिल्कुल खत्म, यूजलेस पीपल। सिद्धू इज इन द सेंस ऑफ इसके तो अनस्टेबल आदमी है, उसका कोई सोचने की शक्ति नहीं, कुछ नहीं। चन्नी का तो जो कारनामे हैं मैंने बता दिए, क्या करता क्या। तो कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है? कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू, यूजलेस चीफ मिनिस्टर्स। चुनाव के चलते सियासी सरगर्मियां तो जरूर बढ़ गई, लेकिन मौसम का हाल इस वक्त ठंडा है। आज कल पूरे उत्तर भारत में इस बात की चर्चा हो रही है कि ठंड बहुत तेज है और ये कब जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए हम जरा बता दें कि पहाड़ों पर भारी हिमपात और बारिश की वजह से आपको फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी ठंड और बढ़ने वाली है। इसके अलावा उत्तर भारत में कोहरे और लो क्लाउड यानी बादलों की एक निचली परत बने रहने के कारण सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच रही है, जिससे ठंड बनी हुई है। कुल मिलाकर आपको ठंड से अभी कुछ और दिन संघर्ष करना होगा। जनवरी अपने आखिरी दौर में है, लेकिन ठंड अभी जाने वाली नहीं। कश्मीर से हिमाचल तक भारी हिमपात और पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के साथ शुरू हुई बरसात। क्या गांव क्या शहर, हर तरफ ठंड, बारिश और कोहरे का कहर। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में पारा -7 डिग्री तक लुढ़क गया, तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी गर्माहट के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल माने जाने वाला औली पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। पिछले 3 दिनों से यहां बर्फबारी हो रही है। रोपवे से ली गई तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। आम जनजीवन जहां इस बर्फबारी से बुरी तरह प्रभावित है, वहीं पर्यटकों के हिल स्टेशन पहुंचने का सिलसिला जारी है।
बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ के करीब 3 इंच मोटी चादर बिछी हुई है। घर पूरी तरह बर्फमय हो गए हैं और बस्तियों में घरों की जगह सिर्फ सफेद चादर देखने को मिल रही है। चमोली जिले में ऊंची पहाड़ियों पर फिर बर्फबारी से इस जिले में तापमान में भारी गिरावट आई है। दर्जनों गांव बर्फ और ठंड से प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारी बर्फबारी के साथ ही बारिश की भी भविष्यवाणी की गई। बागेश्वर में पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फ की मोटी चादर बिछी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में जमा देने वाली बर्फीली हवा और कोहरे का डबल अटैक लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। लोग अलाव के सहारे वक्त बिता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के साथ ठंड का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अनंतनाग में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। जमा देने वाली सर्दी में जिंदगी अभी भी लकड़ियों वाले उसी पुराने चूल्हे के सहारे चल रही है। हालांकि 24 जनवरी से मौसम में सुधार का अनुमान है। जम्मू में मां वैष्णो देवी के भवन पर एक बार फिर सफेद चादर चढ़ गई है। त्रिकुटा पर्वत पर बसी मां भगवती के दरबार का यह अलौकिक नजारा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मां के जयकारे लगाते हुए भवन पहुंच रहे श्रद्धालु बर्फबारी को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। पहाड़ों के बाद अब ठंड से ठिठुरती दिल्ली की भी तस्वीरें देखिए। शीतलहर का कहर, कोहरे का अटैक और उस पर बारिश का तड़का। मौसम के मिजाज को देखकर लगता है कि इस बार सर्दी आसानी से जाने वाली नहीं। सर्द रात के बाद जब दिल्ली वालों की नींद खुली तो सुबह भीगी भीगी नजर आई। सुबह करीब 5 बजे पहले बादल गरजे, उसके बाद शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम इलाके में मौजूद हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो तमाम गाड़ियां हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके चलने के लिए मजबूर है। हालांकि बारिश, बादल और हवाओं की वजह से कोहरा नहीं पड़ रहा, लेकिन मौसम ऐसा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है और ज्यादातर गाड़ियों ने अपनी हेडलाइट्स को ऑन करके रखा हुआ है। अगर हम मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 48 घंटों तक इसी तरीके से मौसम बना रह सकता है। बारिश का मौसम रहेगा और कई जगहों पर तेज बारिश भी होने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद सोमवार और मंगलवार को हल्के बादल रहेंगे। और जहां तक उसके बाद की अगर हम बात करें तो पूर्वानुमान है कि 26 जनवरी से मौसम थोड़ा साफ होगा और उसके बाद ही कहीं जाकर के दिल्ली और आसपास के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।